ठंड में 5 जुगाड़ू बहुओं का गर्म लंच बॉक्स व्यापार। वाह भाभी, आप लोगों ने कितनी स्वादिष्ट दाल बनाई है। खाते ही मुंह में निवाला ही घुल गया। और कितनी अच्छी लग रही है ये गर्मा गर्म रोटी के साथ। सही कहा बेटा तूने। कहने को बस ये दाल है, लेकिन इतनी स्वादिष्ट ज्यादा लग रही है ना ये दाल गरम रोटी के साथ कि बस खाकर मजा ही आ गया। वैसे सर्दी में खाना खाओ तो गर्मा गर्म खाओ। आप लोगों को गर्मा गर्म खाना खाने को मिले, इसलिए ही तो हमने आज देर से रोटी पकाई है। हम गरीबों को बस हर मौसम खाना ही तो खाने को मिल पाता है, और अगर वो भी दिल का ना मिल पाए तो बस बेकार है। कितने समझदार है मेरी बहुएं, सभी के बारे में कितना ज्यादा सोचती है। देखा जी आपने, खाना सभी को अच्छा लगे इसलिए बेचारी रात को गर्मा गर्म रोटी बनाने में लगी है। ऐसे ही तो माँ नहीं ले आई थी आप हमारे लिए इनको बहुएं बनाकर। आखिर आपकी बहुएं हैं, आपके वाले गुड़ तो होंगे ही ना। सभी ऐसे ही खाना खाते हुए बातें करने लगे। सभी अभी ऐसे ही बातें कर ही रहे थे कि तभी महेश अपनी बहुओं से बोला, अरे बहुओं, खेत का क्या हाल है? तुम लोग उसका ख्याल रख तो रही हो ना। अब मैं और मेरे बेटे तो सुबह के सुबह ही दुकान पर चले जाते हैं, तो खेत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। हाँ बाबा, खेत का ख्याल तो हम लोग रख रहे हैं, लेकिन बस सर्दी बहुत ही ज्यादा है ना, तो खेत के हाल कुछ खास अच्छे नहीं है। हाँ, ज्यादा सर्दी में तो कितना ही ख्याल रख लो, फसल थोड़ी बहुत तो खराब हो ही जाती है। अरे भाई, जल्दी जल्दी से खाना खाकर निपटो, फिर बिस्तर लगा देना। बहुत ही सर्दी लग रही है। पता है बाहर तो इतना कोहरा हो रहा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। जी बाबा। सभी ने महेश के बोलने पर जल्दी जल्दी से खाना खाया, जिसके बाद वो सभी बिस्तर लगाने लगे। महेश एक गरीब आदमी था जो अपने घर में अपनी 5 बहुओं, 5 बेटों, पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। महेश का परिवार वैसे तो बड़ा था, लेकिन महेश के बेटों का काम कोई खास नहीं था, जिसकी वजह से घर में गरीबी थी। ना उनके पास ठंड में अच्छे गर्म कपड़े थे, ना ही बिस्तर। ऐसी खाना भी उनके घर में बस सादा ही बनता था, और गरीबी में ही सभी का वक्त गुजर रहा था। महेश का एक छोटा सा खानदानी खेत था जिसका ख्याल उसकी बहुएं रखती थी, और वो अपने बेटों के साथ दुकान पर जाया करता था। ऐसी सिलसिला जारी था, और ये आज के दिन भी रोज की तरह ही सभी ने खाने के बाद अपनी जगह को साफ किया और उन्होंने अपना बिस्तर लगाना शुरू किया। दीदी, गद्दा तो मैंने बिछा दिया है, अब पाँव फैलाने को आप जो आज नई बोरी लाई थी ना, उसको बिछा दो। ये डाल दी मैंने रजाई। माँ बाबा, आप दोनों आ जाइए और इस रजाई के अंदर बैठ जाइए। क्या खाक रजाई में बैठ जाओ, कितनी तो सर्दी हो रही है। ऐसी सर्दी में ये रजाई भी कोई रजाई है? सारी फटी हुई रजाई है। कैसी भी है माँ जी, है तो रजाई ही। मोनिका ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ ही देर के बाद पूरा परिवार एक ही गद्दे और रजाई के अंदर बैठ गया। उनके घर में बस एक गद्दा था जिस पर ही पूरा परिवार सोता था। वो लोग उसे आड़ा करके इस्तेमाल किया करते थे, और पांव फैलाने को वो वहां बोरी डालते थे। ऐसे ही आज के दिन भी सभी लेटे हुए थे, जिसमें किनारे पर लेटने वाला साइड से खुला हुआ था। माँ, ये गद्दा है या कोई ऊबड़ खाबड़ जमीन? देखो तो जरा, इस पर लेटने के बाद तो आराम मिलने की बजाय उल्टा कमर दर्द करने लग गया है। मैं तो कल से माँ फर्श में ही सो जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि तेरी कमर दर्द करने लग जाती होगी, लेकिन ये गद्दा बहुत ही पुराना हो गया है। इसकी रुई भी टूट गई है, जिसकी वजह से इसमें गोले बन गए हैं। लेकिन बेटा, जमीन पर सोने से लाख गुना अच्छा ये गद्दा है। पता भी है जमीन इस वक्त बर्फ से भी कम नहीं है। वो तो शुक्र है तेरी जुगाड़ू भाभीियों का कि इनका दिमाग तेज है और इन्होंने इस गद्दे को सभी के इस्तेमाल करने लायक बनाया हुआ है। वरना अगर ये ऐसा ना करती तो हम गरीबों की तो रात भी हराम हो जाती। चल अब सो जा। देख अपनी भाभीियों को तो देख, वो तो बेचारी साइड में बिना गद्दे और रजाई के ही सो रही है। निर्मला ने रानी और दूसरी तरफ सोई हुई अपनी बहू तारा की तरफ इशारा किया, जो सर्दी में परिवार की खातिर बोरी को बिछाकर उस गद्दे की तरह इस्तेमाल करती थी और एक साड़ी से खुद को ढकती थी। हालांकि ये सर्दी के हिसाब से बहुत ही कम था और इतने में सर्दी का रुकना नामुमकिन था, लेकिन परिवार की खातिर वो एडजस्ट कर रही थी। ऐसी गरीबी में उनका गुजारा हो रहा था। हर एक दिन ऐसे ही गुजर रहा था, और आज के दिन रानी बहू, अरे ओ रानी बहू। माँ जी, रानी भाभी तो बाहर है, नदी पर कपड़े धोने गई हुई हैं। क्या कहा? ऐसी कड़ाके की सर्दी में वो नदी पर कपड़े धोने गई हुई है? हाँ, सही कहा माँ जी आपने। सर्दी तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इस सर्दी की वजह से हम लोग अपने काम को तो नहीं रोक सकते ना। सर्दी हो या गर्मी हो, जो काम जब होना होता है वो तो होकर ही रहता है। सही कहा। ये तो क्या लेकर जा रही है? और बाकी की बहुएं कहाँ है? सिया भाभी और मोनिका भाभी खेत पर है, बोल रही थी कि निराई करनी है खेत की।
और मोना भाभी अंदर सभी के लिए चाय बना रही है। मैं ये खाद लेकर जा रही थी सिया और मोनिका भाभी को देने, जो उन्होंने 1 हफ्ते पहले सब्जी के छिलके सड़ाकर बनाई हैं। सर्दी से तो मेरा दिमाग और मेरी हालत दोनों ही खराब हो रहे हैं। तुम लोग पता नहीं कैसे ही कामों को कर रही हो। खैर भगवान तुम्हें हिम्मत दे काम करने की। बहू तू मुझे तो जैसी भी है वो रजाई ही दे दे। निर्मला को सर्दी में रजाई देने के बाद तारा बाहर आ गई। उनके घर के बाहर ही नदी बहती थी और खेत भी घर से सटा हुआ ही था, लेकिन कोहरा सर्दी में इतना ज्यादा था कि वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, कितना कोहरा है, कुछ भी दिख नहीं रहा। ऊपर से कितनी गीली गीली सी सर्दी है, झेली भी नहीं जा रही। भाभी, ओ सिया, ओ मोनिका, भाभी कहाँ हो? हाँ तारा, ले आई हमारी जुगाड़ू खाद? ले आई हूँ। अब जल्दी से इसको खेत के अंदर डालो और यहाँ से निकल आओ। कितनी सर्दी लग रही है, ऊपर से पौधे बिल्कुल गीले लग रहे हैं। तुम यहाँ से चली जाओ, इतनी सर्दी हो रही है तो तबीयत खराब हो जाएगी। हम तो काफी देर से खेत में ही है ना, तो इसलिए हमको कम सर्दी लग रही है। अब हम जल्दी से खाद को डाल के आते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे। सही कहा, मैं तो जा रही हूँ। तारा से सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वहीं उसकी जिठानियां हिम्मत से घर के काम में लगी हुई थी। कुछ ही देर के बाद सिया और मोनिका ने खेत में खाद डाल दी और रानी ने भी नदी के पानी से कपड़े धो दिए, जिसके बाद मोना अंदर से सभी के लिए चाय लेकर आई और बहुओं को आवाज लगाने लगी। सिया भाभी, मोनिका भाभी, रानी भाभी और तारा, कहाँ हो सभी? आ जाओ, मैंने चाय बनाई है, पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। चाय? लाओ भाई चाय दो, बड़ी सर्दी लग रही है। लगेगी ही इतनी ठंड में, आपने बर्फ से भी ठंडे पानी से कपड़े जो साफ किए थे। रानी मोना की बात को सुनकर मुस्कुराने लगी, जिसके बाद एक के बाद एक बहुएं वहां आ गईं और मोना की बनाई हुई लाल चाय का ही वो लुत्फ उठाने लगी। अभी वो सभी ठंड में चाय की चुस्कियां ले ही रही थी कि तभी वहां उन्होंने 2 लड़कियों को देखा। पूनम, कोई चीज नहीं मिलेगी हमें यहाँ पर। हम यहाँ पर एकदम बेकार ही आए हैं, चल वापस चलते हैं। ये भी कोई बात हुई? हम लोग तो बेकार में ही इतना घूमे फिर। सही कहा। अरे सिया, ये 2 लड़कियां कौन है? पहले तो कभी अपने गांव में हमने देखी नहीं। सुना है गांव में मिली हुए कस्बों में कोई बहुत ही अच्छा गार्डन खुला है, लोग वहाँ दूर दूर से घूमने आ रहे हैं। हो सकता है ये लड़कियाँ वहाँ ही आई हो सकता है, लेकिन ये हमारे गांव में क्या कर रही हैं? फिर इन्हें तो वहीं ही होना चाहिए ना। मैं लोगों से पूछूं क्या? परेशान लग रही हैं। सुनो सुनो लड़कियों, यहाँ आओ। सिया ने पूजा और पूनम को आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया, जिसके बाद उन्होंने उनसे बात की। हम बहुत दूर चंडीगढ़ से घूमने आए हैं। हमने पार्क तो कल ही घूम लिया था, आज के दिन हम यहाँ का गांव देखने निकले। अभी हमें बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, लेकिन यहाँ तो कुछ कोई ढाबा भी नहीं है ना कोई रेस्टोरेंट। समझ नहीं आ रहा कि हम अपना पेट कहाँ जाकर भरे। सही कहा, ये कोई बात हुई कि किसी घूमने फिरने की जगह पर लोगों के खाने पीने की सुविधा नहीं है। बहुओं ने शहरी लड़कियों की पूरी बातों को अच्छे से सुन लिया और उन्हें उनकी परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद देखो, अगर तुम हमारे गांव में किसी ढाबे रेस्टोरेंट जिसकी तुमने बात की उसकी तलाश में निकली हो, तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ नहीं मिलने वाली है। इसलिए अगर तुम चाहो तो हमारे घर में खाना खा सकती हो। हम वैसे तो गरीब लोग हैं, लेकिन मेहमानों की खातिरदारी करना जानते हैं। बोलो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आज का खाना हमारे साथ खा लेना। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का मुंह देखा, लेकिन पांचों ही बहुएं उनसे इतने अच्छे से पेश आ रही थी कि वो मना नहीं कर पाईं और उन्होंने हामी भर दी। बस फिर क्या था, जुगाड़ू बहुओं ने अपने ही खेत से थोड़े से आलू तोड़ लिए, जिसके बाद वो अपने ही खेत की सब्जी को लेकर उसे पकाने को अपने घर के बाहर बने चूल्हे पर आ गई। क्या बात है, इस गांव के लोग आज के दौर में भी चूल्हे की रोटी खाते हैं। इंटरेस्टिंग। अरे नहीं भाभी, ये चूल्हा तो रात में किसी जानवर ने गिराकर शायद तोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे? अरे हाँ, इसकी तो किनारी झड़ गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको मिट्टी से फिर से लेप दूंगी। लेकिन अभी के लिए तुम लोग एक काम करो, कोई ईंट या बड़े पत्थर देख लो, उस पर रखकर खाना बन जाएगा। रानी की ही तरह सभी बहुएं भी काफी जुगाड़ू थी। उन्होंने आसपास देखना शुरू किया तो उन्हें एक जैसे आकार के पत्थर मिल गए, जिस पर उन्होंने चूल्हा बनाया और अपना खाना बनाया। कुछ ही देर में उनकी सब्जी और गर्मा गर्म रोटी बन गई, जो कि उन्होंने पूजा और पूनम को खाने को दी। तो कैसा लगा तुम लोगों को मेरी भाभी के हाथों का बना हुआ खाना? अच्छा है ना? सिर्फ अच्छा है नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। सच में घर के बने हुए खाने से ज्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग कब से इस खाने के स्वाद को तरस गए थे, लेकिन आज फाइनली हम लोगों को ये खाना खाने को मिल गया। सच में तारीफ झूठी नहीं है, ये खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। अच्छा, वैसे आप लोग ये खाना बनाकर बेच भी तो सकते हो। आपके पास के ही कस्बे में कितने टूरिस्ट आते हैं, वो भी सभी लोग
खाना खाने को कितने परेशान रहते हैं, जैसे कि हम हुए। अगर आप यहाँ या वहाँ खाना बेचने लग जाओ, अपने टिफिन बनाकर या ढाबा खोलकर, तो आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी। पूजा और पूनम की बात पर बस बहुओं ने अपनी छोटी सी मुस्कान दिखा दी, क्योंकि उन सभी को लगता था कि यह सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक उम्मीद की किरण सी जागी। शाम को जब उनके पति और ससुर काम पर से आए तो बहुओं ने अपनी बात को उनके सामने रखा। आज की ठंड ने तो कल का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला। पता है, बाहर ऐसी शीतलहर चल रही है कि अगर कोई अभी बाहर निकल जाए ना, तो अभी के अभी ही उसकी कुल्फी जम जाएगी। वो तो है, वैसे सर्दी ज्यादा होने की वजह से ही मैंने जड़ी बूटी का काढ़ा बनाया हुआ है। खाना खाने के बाद सभी थोड़ा थोड़ा ले लेना, इससे आप सभी की हड्डियों में ताकत रहेगी और सर्दी में जगह जगह होने वाले दर्द भी आपको सताएंगे नहीं। वाह भाभी, आपका भी जवाब नहीं है। हर चीज की तैयारी आप पहले से ही करती हो और ये आपकी सबसे ज्यादा अच्छी बात है। ऋतिक की बात को सुनकर रानी मुस्कुरा दी, लेकिन पांचों ही बहुओं के चेहरे पर एक बात दिखाई दे रही थी जिसे वो बोल नहीं पा रही थी। क्या बात है, कुछ कहना है क्या? अगर कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, वो सुना है पास ही एक गार्डन खुला है और वहाँ पर खाना वाना नहीं मिल पाता है। क्यों ना हम उन घूमने आने वाले लोगों को खाना बनाकर खिलाएं? सिया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? किसने डाली है ये बात तुम्हारे दिमाग में? खाना बनाकर बेचना कोई भी आसान बात नहीं है और ना ही मुंह का निवाला है। पता है उसके लिए पहले से कितने पैसे चाहिए? किसी की बातों में नहीं आओ। हाँ, लोगों का तो काम ही होता है बोलना। ध्रुव की बात को सुनकर बहुएं निराश हो गईं और जो एक दिन बदल जाने की आशा उनके मन में जागी थी वो भी बुझ गई। उन लोगों ने इस बारे में सोचना ही खत्म कर दिया था। ऐसे दिन गुजरने लगे और अब बहुओं को ये बात किए हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। वो नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रही थी कि आज के दिन रागिनी की एक सहेली उसके पास आई। अरे मेघा, तू रागिनी कैसी है तू? स्कूल के बाद तो तू ईद का चांदी हो गई थी, कभी मिलती भी नहीं है। तो तू कौन सा पूर्णिमा का चांद थी? तू भी तो आज मुझे दिखाई दी है यार। हाँ, बस अपने अपने कामों में अब इतने बिजी हैं कि किसी से मिलने का वक्त ही नहीं है। खैर तू ये सब छोड़ और ये बता, मेरे साथ घूमने चल रही है? मैं आज तेरे साथ पास के शहर में बना हुआ गार्डन देखने आई हूँ। चल चल जल्दी से चल, मना नहीं करना। मेघा मानी नहीं और रागिनी को सर्दी में गांव से बाहर शहर का गार्डन दिखाने ले आई। रागिनी को सर्दी लग रही थी, इसलिए उसके लिए एक जैकेट भी रखी हुई थी। मेघा ने उसको जैकेट दिया और दोनों सहेलियां घूमने लगी। ये तो सच में बहुत ही अच्छा गार्डन है, कितने सारे फूल हैं यहाँ। और ये देख मेघा, हाँ ये तो अच्छा तो है, लेकिन बस एक कमी है, यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। मोमोज और फास्ट फूड हैं, ये सब मैं अभी खा नहीं रही हूँ क्योंकि मोटी हो गई हूँ ना। पागल है तू? अगर ऐसी बात थी तो तू मुझे घर पर बता देती, मैं भाभी के हाथ का खाना पैक करवा कर ले आती। यहाँ पर कोई ढाबा या दुकान नहीं मिलेगी। बुरे फंसे, मैं तो आज भूखी ही घर जाऊंगी लगता है। रागिनी ने मेघा की बात को सुनकर जब आसपास नजर दौड़ाई तो वहां मेघा की ही तरह बहुत सारे लोग थे जो कि वहां उस गार्डन में खाना ना मिलने से काफी ज्यादा परेशान थे। रागिनी ने ये सब अपनी आंखों से भर लिया और जब शाम को वो घर आई तो उसने अपने भाइयों को और बाप के सामने पूरी बात अपने घर वालों को बताई। पता है भाभी, वो लड़कियां आपसे गलत नहीं बोल रही थी। उस जगह पर सच में खाना ना मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी है। भाभी, अगर आप लोग उस जगह पर सादा सा भी खाना बेचने लग जाओ ना, तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। मेरी बात मानो तो मौका हाथ से नहीं जाने दो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। रागिनी क्या बेकार की बातें कर रही है? तू खुद भी जानती है कि ये सब आसान नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे इस नए काम को करने के लिए पैसे? भैया, इस काम को करने को पैसों की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, जो भाभीयों के अंदर कूट कूट के भरा है। आपको ये सब भले ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन लग रहा है, लेकिन भाभी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ये सब कर लेंगी, बस आप लोगों ने इजाजत दे दो। रागिनी की बात को सुनकर और बहुओं के चेहरे की उम्मीद को देखकर कुछ देर सोचने के बाद उनके पति बोले, ठीक है, अगर सभी को ऐसा ही लग रहा है कि वहां खाना बेचना किफायती है तो मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। बेच कर देख लो, अगर ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो जैसे गाड़ी चल रही है वैसे तो हम चला ही लेंगे। अरे वाह भैया, तो मान गए, लेकिन ये तो छोटे भाई हैं। बड़े भैया आप भी तो कुछ बोलिए। ये क्या कुछ बोलेंगे? मैं घर का मुखिया बहुओं को इजाजत दे रहा हूँ, जो करना चाहती हो कर लो, तुम लोगों को कोई नहीं रोकेगा। महेश की बात सुनकर रागिनी और सभी बहुएं खुश हो गईं। उनके पतियों और सास को भी इस सब से कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके बाद बहुएं कल के दिन खाना बेचने जाने का प्लान बनाने लगी। हम लोग कल सादा सा खाना दाल और चावल बेचेंगे, लेकिन अभी सवाल आता है कि हम लोगों को ये खाना देंगे किस बर्तन में। मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आ रहा है। सर्दी है तो हम भगोने को लेकर जाएंगे और लोगों को क्यों ना हम केले के पत्तों पर खाना खाने को दें।
केले के पत्तों पर? तुम्हारा मतलब है कि जो हमारे गांव के केले के पेड़ है, इनके पत्ते तोड़ लो और पत्ते काट कर उन पर हम लोगों को खाना देंगे। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, बल्कि काफी अच्छा आइडिया है। चलो भाभी, यही करते हैं। ठीक है भाभी, तो कल के दिन जब आप सुबह जल्दी उठकर दाल चावल बनाएगी, उस वक्त मैं और मोनिका भाभी के केले के पत्ते ले आएंगे। काश ये आइडिया पहले आ जाता, तो हम पहले से पत्तों का इंतजाम कर लेते। तारा की बात को सुनकर बहुएं बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद वो सभी सो गए। अगली सुबह सभी बहुएं खाना बेचने जाने की फिक्र में जल्दी उठ गईं और सूरज की पहली किरण फूटने से भी पहले उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। वहीं तारा और मोनिका दोनों केले के पत्ते लेने को आ गई थी। कितनी सर्दी है, सुबह सुबह तो ये सर्दी और भी खतरनाक हो जाती है भाभी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही पेड़ पौधों के इलाके में आ गए हैं, और इसलिए तो देख यहाँ ओस भी कितनी है। सही कहा, मुझसे ज्यादा देर नहीं रुका जाएगा भाभी। जल्दी से केले के 8-10 पत्ते, इतने पत्ते काफी रहेंगे। और जल्दी से घर को चलो, फिर हमें वक्त रहते घर के काम निपटाकर काम पर भी जाना है। तारा की बात को सुनकर मोनिका ने जल्दी जल्दी से हाथ चलाए और वो केले के पत्ते लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उन्होंने देखा कि उनकी भाभीयों ने खाना तो बना दिया था, साथ ही बेचने वाले दाल चावल भी तैयार थे, जिनको लेने के बाद वो सभी उन्हें गार्डन में बेचने जाने की तैयारी कर रही थी। आ गई बहू केले के पत्ते लेकर। अरे माँ जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? और तुम भी रागनी? हाँ भाभी, आज आपके काम का पहला दिन है ना, तो हम लोगों को फिक्र हो रही थी, तो हम जल्दी उठ गए। फिक्र की क्या बात है, आपकी दुआएं हमारे साथ हमेशा ही हैं और रहेंगी भी, इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है। चलिए अब हम जाने की तैयारी करते हैं। मोनिका ने ऐसे बोलकर एक ही पत्ते के अंदर से काफी सारी प्लेट्स काट ली, जिसके बाद 8 बजने तक पांचों ही बहुएं गार्डन में दाल चावल बेचने को निकल गईं। उन्होंने दोनों चावल और दाल के भगोने को उठाया और बड़े ही संभाल कर वो उस सब को लेकर गार्डन में पहुंच गईं, जहां पर काफी लोग घूमने आए हुए थे। ये गार्डन तो सुबह से ही काफी भरकर चल रहा है, क्या बात है। चलो यहीं इसी कोने में बैठ जाते हैं, लोग यहाँ से हमें आसानी से देख लेंगे। मोनिका की बात को सुनकर सभी बहुएं एक जगह बैठ गईं और कुछ ही देर के बाद लोग उन्हें देखकर उनके पास खाना लेने आने लगे। सुनिए, आप ये दाल चावल बेच रही हैं क्या? जी हाँ, आपको देने हैं क्या? क्या बात है, घर जैसा बना हुआ हेल्दी खाना, ये जंक फूड खाने से तो लाख गुना अच्छा है। मुझे एक प्लेट फुल प्लेट दे दीजिए। जी हाँ, अभी लीजिए। सिया ने ऐसे बोलकर पवन को एक फुल प्लेट दाल चावल लगा दिए। दाल चावल खाने वाला पवन पहला ग्राहक था जिसको दाल चावल एकदम गर्मा गर्म मिले और उसने उन्हें बड़े ही मजे लेकर खाया। अरे वाह, क्या गरम गरम एकदम मस्त दाल चावल है। ऐसी ठंड में अगर गरम गरम खाना खाने को मिल जाए ना तो मजा आ जाता है। बहना, कितने रुपए हुए? एक फुल प्लेट है पूरे 50 रुपए की। हाँ था, इतना अच्छा खाना और वो भी बस 50 रुपए में भरपेट। ये लो। पवन खाना खाने के बाद पैसे देकर वहां से चला गया। गार्डन में खाने पीने का कोई स्टॉल न होने की वजह से पांचों बहुओं का खाना बहुत ही अच्छे से बिक रहा था। देखो, अभी आए हुए बस 1 ही घंटा हुआ है और ये खाना आधा खत्म ही हो गया है। आज का हमारा दिन अच्छा है। अरे वाह, दाल चावल के स्टॉल। सुनिए, एक फुल प्लेट दाल चावल लगा दीजिए ना। देती हूँ, ये लीजिए। लाइए। अरे ये तो ठंडे हैं, ठंडे दाल चावल खाने का क्या मजा। हाँ जी, वो हमें आए हुए देरी हो गई है ना। इससे तो अच्छा मैं कोई जंक फूड ही खा लेता, कम से कम वो गर्म तो होता। लेकिन अब जब ये खाना मैंने ले ही लिया तो इसको ही खाना पड़ेगा। कार्तिक कुछ देर के बाद आया था, जिसकी वजह से अब बहुओं का खाना ठंडा हो गया था और उससे ठंडा खाना ही खाना पड़ा, जो कि उसे पसंद भी नहीं आया। ऐसे ही लगभग दोपहर तक बहुओं के सारे दाल चावल बिक गए, लेकिन अभी उनके सामने एक चुनौती भी थी। हे भगवान, कितनी सर्दी है। हमारे सारे चावल तो बिक गए, लेकिन देखने वाली बात है कि सभी बात के आए हुए लोगों को खाना ठंडा लगा। हम इसका क्या करें? भाभी, अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर्दी है तो खाना ठंडा हो ही जाएगा, और अभी तो हमारी शुरुआत है ना। जब हम कुछ इस काम से बचाकर जोड़ लेंगे ना, तब हम इसका कोई इलाज करेंगे। अभी के लिए गाड़ी ऐसे ही चलने दो, और बहुत सर्दी हो रही है, जल्दी से घर चलो, अब रुका नहीं जा रहा है। सिया की बात को सुनकर सभी बहुओं ने सामान उठाया और वो अपने घर वापस आ गई, जहां उनकी सास टकटकी लगाए उनकी राह तक रही थी। बहुओं ने अपनी पहली कमाई अपनी सास के हाथों पर रख दी। बहुत बढ़िया मेरी बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम एक दिन अपने घर के हालातों को जरूर बदलोगी। बहुओं को अपनी सास की खुशी देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। बस फिर क्या था, अगले दिन फिर से बहुएं ऐसे ही जल्दी उठी और कल की तरह ही वो दाल चावल बेचने निकल गईं। ऐसे ही चलते चलते अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे, जिससे कि बहुओं की कमाई भी अच्छी हुई थी, लेकिन खाना ठंडा हो जाने की दिक्कत से परेशान वो थीं, जिसकी वजह से बहुओं ने अब इस चीज को खत्म करने के बारे में प्लान बनाया। आज की रात वो अपने घर में इसी बारे में सोच रही थी।
भाभी, हमारा काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लोगों को ठंडा खाना खिलवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका क्या किया जा सकता है? इसका बस एक ही इलाज है, और वो है खाने को गर्मा गर्म ऐसे रख दिया जाए कि वो बार बार ना खोले और उसकी हवा अंदर ही रहे, जिससे वो ठंडा नहीं होगा। लेकिन अब ये सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर हम खाना बनाकर उस छोटे छोटे डिब्बे में पैक करके लंच बॉक्स की तरह बेचे तो वो गर्म ही रहेगा। लेकिन इतने लंच बॉक्स आएंगे कहाँ से? हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, पहला प्रोफेशनल और दूसरा जुगाड़ू। अब मर्जी आप लोगों की है कि आपको काम को कैसे करना है। हम केले के पत्तों से कोई जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। सभी बहुएं ऐसे ही सोचने लगी कि तभी रानी को एक जुगाड़ सूझा। एक तरीका है, मेहनत तो जरा ज्यादा है, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं। मेरी बात सुनो। रानी ने अपना जुगाड़ सभी को बता दिया, जिसके बाद सभी बहुओं को वो पसंद आ गया और उन सभी ने रानी के बताए हुए तरीके से ही अगले दिन लंच बॉक्स बनाने का फैसला किया। जैसे ही अगली सुबह हुई, बहुएं बहुत ही जल्दी जाग गईं और उन्होंने केले के पत्तों में खाना रखकर उसे पत्ते से ही धागे की मदद से पूरा पैक कर दिया, जिससे कि वो एक छोटे छोटे लंच बॉक्स बन गए। और उन्होंने आज उसमें दाल चावल के साथ अपने खेत की सब्जी भी बनाकर रखी थी, जिससे कि उन्होंने उसके पैसे भी बढ़ा दिए। अब इनके अंदर से हवा तभी निकलेगी जब कोई इन्हें खोल कर खाएगा। चलो बेचने चलते हैं। वाह बहुओं, तुम्हारा दिमाग, उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। क्या दिमाग चलाया है तुमने। भगवान तुम्हें बस कामयाबी दे। घर से अपने सास ससुर का आशीर्वाद पाकर बहुएं निकल गईं और गार्डन में वो अपना लंच बॉक्स बेचने लगीं। आज खाना पैक था, जिससे कि बहुओं को भी उसे देने में आसानी हो रही थी और लोगों को भी वो लेने में काफी कंफर्टेबल लग रहा था। ये बढ़िया है पैक हुआ लंच बॉक्स। अब खोलो तो और कहीं भी खा लो। कितने का है वैसे? इसमें दाल चावल और सब्जी है। ऊपर से ही पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसको हमने प्लास्टिक में पैक नहीं किया है। तो इसकी कीमत 100 रुपए है। इतना अच्छा खाना और कीमत बस 100 रुपए। ये लो। बहुओं के लंच बॉक्स तो और भी ज्यादा अच्छे से बिक रहे थे। अरे वाह, लंच बॉक्स। बहना, मुझे 2 लंच बॉक्स दे दो। ऐसे ही लोग आराम से 2-2, 3-3 लंच बॉक्स लेकर जा रहे थे। ऐसी सिलसिला जारी था और आज दोपहर से भी पहले बहुओं के सारे लंच बॉक्स बिक गए थे, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश थी। मेहनत तो थी, लेकिन रंग लाई। भाभी, अब कल को इससे ज्यादा बनाकर लाएंगे। बहुओं की कमाई अच्छी हो रही थी। ऐसे ही अगले दिन वो और भी ज्यादा टिफिन बनाकर लाई, लेकिन उन्हें भी बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे चलते चलते अब बहुओं का काम बहुत ही अच्छा चल गया था, जिससे कि अब आसपास जंक फूड की रेडी लगाने वाले बहुओं से जलने लगे। और आज के दिन जब वो अपना खाना बेचने गई तो वहां के आदमियों ने उन्हें भगा दिया। अरे तुम कौन हो? अपने गांव से आकर हमारा धंधा चौपट करवाया हुआ है तुम लोगों ने। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अरे पर अरे समझ नहीं आया क्या? जाओ यहाँ से, या जब हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना नाले में डाल देंगे तभी तुम्हें अकल आएगी। बहुएं अपने दूसरे गांव से होने की वजह से मजबूर हो गईं और उन्हें न चाहते हुए भी वहां से आना पड़ गया। अब बहुओं की हिम्मत टूट गई थी। कोई बात नहीं बहू, भगवान जी ना गरीबों को इतनी आसानी से खुशियां नहीं देते हैं। मैं तो जानता था ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन हमने तुम्हें काम करने दिया क्योंकि हम चाहते थे कि जिंदगी की हकीकत तुम खुद देखो। पांचों बहुएं बस उदास ऐसी सभी की बातें सुन रही थी। अब उन्होंने सोच लिया था कि वो ये काम अब दोबारा नहीं करेंगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और एक हफ्ते के बाद बिना किसी उम्मीद के पांचों बहुओं के घर गार्डन का मालिक ऋषभ आया। देखिए, आपके मेरे गार्डन में खाना बेचने से वहाँ बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन जब से आप गई हैं वहाँ लोग आने बंद हो गए हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वहाँ फिर से आइए। मैं आपके लिए अलग से जगह बनवाऊंगा और कोई आपको नहीं भगाएगा। बोलिए। ऋषभ ने सभी को बड़े ही अच्छे से समझाया, जिसके बाद बहुएं भी फिर से उसके गार्डन में काम करने को राजी हो गईं। ऋषभ ने उनके नाम से वहां उनका कैंटीन खुलवाया, जहां अब गार्डन में आने वाले लोग बहुओं की कैंटीन में खाते थे। इससे बहुओं को भी फायदा हुआ और उनके दिन बदल गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।